वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। ठीक है, इलेक्ट्रो 1 हम खत्म कर चुके हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हम इधर क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन फिर हम गॉसिस लॉ के बारे में बात करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू सिलेंड्रिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री एंड प्लेनर सिमेट्री। फिर हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज स्फीयर लाइक कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। देन हम सेल्फ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। टनल प्रॉब्लम्स देखेंगे हम, जो कि एडवांस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैविटी प्रॉब्लम्स देखेंगे, हर बार पूछा जाता है ये भी जेई मेन और एडवांस में। देन वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। फिर हम मेटल प्लेट्स के बारे में देखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया वेक्टर को समझने से। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है ये, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस फंडामेंटली तुम्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं अपने। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो प्रॉब्लम करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। और हर बार इस चैप्टर से रिलेटेड एडवांस में और मेंस में क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या है भाई? पहली बात तो ये कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको कैसे लिया गया है? फॉर ओपन सरफेसेस, जो ओपन सरफेस होते हैं, 2D ऑब्जेक्ट होते हैं, कंसिडर नॉर्मल टू द सरफेस एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। उनके लिए हम जो भी सरफेस पर नॉर्मल बनाएंगे ना, वही अपनी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये मेरे पास एक स्क्वायर दे रखा है, ओपन सरफेस है, तो इसमें जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल कैसे आएगा इसका? या तो नॉर्मल इसका आएगा के कैप डायरेक्शन में, या आएगा माइनस के कैप डायरेक्शन में। तो यही मेरे नॉर्मल के डायरेक्शन होंगे। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, फिर स्टिक कर जाऊंगा उस डायरेक्शन से एरिया वेक्टर के लिए फॉर होल प्रॉब्लम, नॉट फॉर द होल लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए क्या लिया, कि मान लिया कि एरिया वेक्टर मेरा प्लस के कैप डायरेक्शन में। तो इस स्क्वायर के लिए जो प्लस के कैप डायरेक्शन है ना, मैं वो बस इसी प्रॉब्लम में यूज करूंगा। मैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम माइनस के कैप को भी मैं क्या ले सकता हूँ भाई, माइनस के कैप को भी मैं एज अ आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन ले सकता हूँ, या नॉर्मल की डायरेक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम में तुम नॉर्मल की एक डायरेक्शन से स्टिक हो जाओगे, है ना। और वो स्टिक जो होना है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए होना है। ऐसा नहीं कि हर एक प्रॉब्लम में सेम ही डायरेक्शन लगाए जा रहे हो। ओपन सरफेस है तो के कैप ही लिखे जा रहे हो। ओके, तो एरिया वेक्टर हम कैसे देंगे? एरिया वेक्टर का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कोई भी पैरेललोग्राम है, किसी भी पैरेललोग्राम के लिए एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज ए बी क्रॉस ए डी। मतलब ए बी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, और ए डी वेक्टर ये वाला वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो मेरे को एरिया वेक्टर पता लग जाएगा। ठीक है, अगर इसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री की बात करूं मैं, ये जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री अपने को गिवन है, यहाँ पर हमें ए क्या है, एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड है ए। तो इसके एरिया का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? मैं प्लस के कैप या माइनस के कैप कुछ भी ले सकता हूँ, है ना। प्लस जेड के अलोंग प्लस के कैप या माइनस के कैप कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्लस के कैप ले लेता हूँ फिलहाल। तो एरिया वेक्टर इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो गया ए स्क्वायर के कैप। और देखो यहाँ पर कुछ और डायग्राम हमें दिखाए गए हैं। जैसे ये क्या है, यहाँ पर डिस्क दे रखी है हमें, डिस्क दे रखी है, तो मैंने आउटवर्ड नॉर्मल मतलब एन कैप किसको ले लिया भाई? प्लस के कैप के अलोंग मैंने एन कैप ले लिया। इस वाले में अब जरूरी नहीं है प्लस के कैप के अलोंग ही लेंगे, हम माइनस के कैप के अलोंग भी ले सकते हैं। बस ये है कि नॉर्मल होना चाहिए। एरिया वेक्टर क्या रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा जो भी अपना ऑब्जेक्ट है उसके प्लेन के। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास स्क्वायर प्लेन है, तो इसके लिए भी हमने क्या देख लिया, यही वाला डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, माइनस के कैप को ले लिया यहाँ पे नॉर्मल। तो समझ में आ गई होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेनी है। दिस इज फॉर 2D सर्फेसेस, है ना। फॉर क्लोज सरफेस या 3D सर्फेस की मैं बात करूं, ऑलवेज कंसिडर आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल को ही क्या लोगे तुम? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। जैसे मेरे को यहाँ पर एक स्फीयर दे रखा था, तो ये जो आउटवर्ड नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा ये वाला वेक्टर किसके? सरफेस के। तो आउटवर्ड नॉर्मल को ही क्या ले लेना है तुम्हें? आउटवर्ड नॉर्मल को ही तुम ले लोगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फॉर 3D क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस बोलो। या फिर जैसे एक और मेरे को यहाँ पे क्यूब दे रखा है, क्यूब के लिए बोला हुआ है, तो क्या करेंगे? हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल ये हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल ये हो गया, ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल, और ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल। अब ये जो सामने वाला फेस है, सामने वाला फेस मतलब ये वाला जो फेस है, इसके लिए मैं नॉर्मल कैसे लूंगा भाई? ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ। ठीक है, और ये जो पीछे वाला जो फेस है, पीछे वाले के लिए कैसे लेंगे? ऐसे बाहर की तरफ जाता हुआ, है ना। तो मैं उसको कैसे बना रहा हूँ कि ये जो हमारा सामने वाला फेस है, सामने वाले फेस के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ कि ये ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ है इसका एरिया वेक्टर, और ये जो पीछे वाला प्लेन है उसके लिए ऐसे एरिया वेक्टर कुछ अंदर की तरफ जाता हुआ, मतलब इस तरह से होगा उसका एरिया वेक्टर।
कुछ इस तरह से इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ होगा, बाहर की तरफ आता हुआ होगा इसका एरिया वेक्टर। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो चलो एक प्रॉब्लम करते हैं ना, एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। अपने को क्या निकालना है, इसका एरिया वेक्टर निकालना है। और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की साइड है 5 मीटर, और स्क्वायर को इस तरह से रखा हुआ है कि वो क्या है, एक्स वाई प्लेन में है और वाई में भी है वो। ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया। एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मैंने बताया एरिया के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला वेक्टर ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर कर देंगे। ठीक है। उसके लिए पहले हमें ए बी और ए डी वेक्टर निकालने पड़ेंगे, तो उससे भी पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। भाई ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है कि ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0,0। बी के कोऑर्डिनेट देखूं, ये साइड है इसकी 5 सेंटीमीटर, है ना। तो मैं अगर इसके कंपोनेंट देखूंगा ना, तो एक्स के अलोंग ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 5 cos 37। 5 cos 37 दैट इज 5 into cos 37 होता है 4/5। तो एक्स के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 4। इन द सेम वे जेड के अलोंग इसका कंपोनेंट देखूंगा तो ये आएगा, ए बी वेक्टर का कंपोनेंट देख रहा हूँ, तो जेड के अलोंग कितना आ जाएगा, 5 sin 37। sin 37 3/5 होता है, तो जेड के अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, एक्स के अलोंग कंपोनेंट आया था 4, वाई के अलोंग कोई कंपोनेंट है नहीं क्योंकि एक्स जेड प्लेन में, और जेड के अलोंग कंपोनेंट कितना है इसका, 3। इन द सेम वे ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट तो वाई एक्सिस पर ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कि एक्स भी 0 है इसके लिए, वाई तो 5 है, और जेड क्या है, 0। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर करने वाला हूँ टू फाइंड आउट द एरिया। तो मेरा ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, ए बी वेक्टर हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये होगा 4i कैप प्लस 3k कैप। और मैं बोलूंगा बताओ कि ए डी वेक्टर क्या होगा, ए डी वेक्टर तुम बोलोगे कि सर ये हो जाएगा 5j कैप। अब हमें क्या देखना है, हमें इसका एरिया वेक्टर देखना है। तो एरिया वेक्टर हमें पता ही है, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ठीक है। तो ये आ जाएगा 4i+3k एंड क्रॉस विद 5j कैप। आई क्रॉस जे करोगे तो वो तुम्हें के दे देगा, तो ये हो जाएगा 20k कैप, और के क्रॉस जे करोगे तो ये हमें -i दे देगा, तो ये हो जाएगा -15i कैप। यही अपना एरिया वेक्टर आ गया फॉर द गिवन लूप। गिवन लूप के लिए अपन ने एरिया वेक्टर निकाल लिया। ठीक है। अब इसका हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह फाइंड करते वक्त। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना भाई, ये किसी भी सरफेस के थ्रू तुम्हें एक आइडिया देगा कि वहां से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होगी, है ना। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या एनर्जी कैरी करती है, तो हमें ये एक आइडिया देगा कि किसी सरफेस के थ्रू कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। सो इट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, और यू कैन से इट इज द क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। ठीक है। क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, इट इज गिविंग अस द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और हमें पता है कि अगर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एनर्जी कैरी करती है, तो समहाउ ये हमें आइडिया दे देता है कि किसी एरिया के थ्रू कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। ओके। वही मैंने लिखा हुआ है, इट गिव अस द आइडिया अबाउट द एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना। मैथमेटिकल इसका क्या है कि स्मॉल फ्लक्स, किसी भी सरफेस के थ्रू जो स्मॉल फ्लक्स है उसका फॉर्मूला ये बोलता है कि वो होता है डी फाई। डी फाई को कैसे दिया है हमने, डी फाई होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए क्या है, स्मॉल एरिया वेक्टर। ओके। और अगर टोटल फ्लक्स देखोगे उस सरफेस के थ्रू, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और अगर तुम्हारा ई वेक्टर कांस्टेंट हो गया, ई वेक्टर कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, तो तुम इस ई वेक्टर को क्या कर सकते हो, इस वाले ई वेक्टर को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लोगे। तो तुम्हारे पास फाई क्या बन जाएगा, तब फाई बन जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा ये। और कैसे लिख सकते हैं, तो फाई को हम लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, दैट इट इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड इट इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। बात समझ में आई? ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर फील्ड कांस्टेंट है तो हम फाई इस तरह से दे सकते हैं। दूसरा हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल फ्लक्स होता है इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और स्मॉल फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ ये थीटा क्या है, थीटा यूज किया ना मैंने ई ए कॉस थीटा में, तो थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और एक और बात बताऊं मैं, यहाँ पर ये जो ए कॉस थीटा है ना, इस ए कॉस थीटा को हम बोलते हैं, ए कॉस थीटा इज कॉम्पोनेंट ऑफ, ए कॉस थीटा इज
component of area vector along E vector, along E vector, ठीक है। और इसको प्रोजेक्शन एरिया भी बोल देते हैं, प्रोजेक्शन एरिया अलोंग ई वेक्टर। तो क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग ई वेक्टर, और प्रोजेक्शन एरिया बोल देते हैं अलोंग ई वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया गया है ई डॉट ए से, तो स्केलर क्वांटिटी है, सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रिक ई की जो वैल्यू होती है, ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और वोल्ट मीटर भी होती है, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml3 t-3 a इनवर्स, ये मेंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रखी है, मुझे बस तुम्हें कुछ केसेस दिखाने थे कि मान लो अगर एरिया वेक्टर इस तरह से, कोई इस तरह से एक डिस्क टाइप रखी हुई है, ऐसे समझ लो डिस्क टाइप है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा इसके, इस तरह से ए वेक्टर, इधर ई वेक्टर भी इसी तरह से जाएगा, है कि नहीं। और एक बार क्या हो सकता है कि डिस्क अगर मैंने कुछ इस तरह से रख दी, डिस्क इस तरह से रखी, तो ई वेक्टर तो अपना किधर है पॉजिटिव एक्स में, ए वेक्टर इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ई और ए में एंगल कितना हो गया 90, तो इस केस में तुम फ्लक्स देखोगे इस वाले फॉर्मूले से ई ए कॉस थीटा से कितना आ जाएगा जीरो। और यहाँ पर अगर तुम फ्लक्स देखोगे ई डॉट ए, ई और ए में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो फ्लक्स इस केस में क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, डेट इज ई इंटू ए, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, अपना मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स इज क्रॉसिंग, ऐसे बोल देते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है इस एरिया को। और इसमें क्या है, इसमें है मिनिमम, या तुम बोल सकते हो जीरो फ्लक्स इज क्रॉसिंग द गिवन एरिया, ओके। तो इसमें क्या है जीरो फ्लक्स है, और जब ई वेक्टर और ए वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं, फ्लक्स वगैरह तो हमने समझ लिया, बस एक बार ये फॉर्मूला याद रखना कि फाई इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डी फाई इज ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखा है भाई, एक डिस्क दे रखी है, डिस्क दे रखी है, और डिस्क के प्लेन में, डिस्क का प्लेन दिख रहा है तुम्हें, ऐसे समझ लो एक्स वाई प्लेन में ये डिस्क है, और यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के प्लेन के साथ 37 डिग्री बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। डिस्क का रेडियस तुम्हें आर दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ये जो व्हाइट कलर की डिस्क है इसके थ्रू फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो सबसे पहले तुम एरिया वेक्टर देखो भाई, एरिया वेक्टर मैंने क्या बताया था कि वो परपेंडिकुलर जाएगा किसके, इस ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो मतलब एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से जाएगा इसका ए वेक्टर। और फिर क्या देखो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल, तो एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल तो ये होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 37 दैट इज 53। तो फ्लक्स थ्रू गिवन लाइक डिस्क अगर मैं बोल रहा हूँ, तो फ्लक्स थ्रू गिवन डिस्क या गिवन एरिया ये कितना हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस ऑफ 53 डिग्री, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 ई पाई आर स्क्वायर, ओके। बहुत ही सिंपल था, इजिली निकाल लिया। दूसरा केस देखो भाई, यहाँ पर जो डिस्क दे रखी है ना, डिस्क के प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस प्लेन में डिस्क है उसी प्लेन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्लेन में, ऊपर ऐसा नहीं था, डिस्क अलग प्लेन में थी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग प्लेन में था, यहाँ पर डिस्क और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही प्लेन में है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बनाने की कोशिश करूंगा, मैं नॉर्मल कैसे बनाऊंगा भाई, आउटवर्ड नॉर्मल ले लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें पता है कि एरिया वेक्टर, जो कि मैं ऐसे आउटवर्ड ले रहा हूँ एरिया वेक्टर, और ये क्या गिवन है अपने को ई वेक्टर ऐसे गिवन है ना। तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इस इट मींस फ्लक्स थ्रू द गिवन डिस्क, ये गिवन सरफेस कितना हो जाएगा जीरो, बिकॉज ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो ई ए कॉस थीटा में थीटा 90 हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क इज जीरो, ओके। तो ऐसा कुछ कुछ हमने प्रॉब्लम कर चुके हैं, मैंने वहां पे बोला भी था कि इस एरिया वेक्टर का हम यूज लेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो यहाँ पर हम पहले क्या है कि इसका एरिया वेक्टर ही लिख लेते हैं, तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। इसका एरिया वेक्टर कितना आया था 20 के कैप माइनस 15 आई कैप, और यहाँ पर हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फाई हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर कितना है माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और डॉट करेंगे आई कैप माइनस 15 आई, और इसमें जीरो है ही नहीं एरिया वेक्टर में, तो जीरो जे कैप, मतलब जे कैप तो है ही नहीं, प्लस 20 के कैप हो जाएगा, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा 15,
जे वाला जे से होगा तो 0, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा तो 40। तो ओवरऑल फ्लक्स कितना निकल के आ जाएगा 55 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपने पास फ्लक्स आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। हमें क्या दे रखा है, एक हेमिस्फेरिकल क्लोज सरफेस दे रखा है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया ई वेक्टर, और इस हेमिस्फेयर का रेडियस वगैरह आर दे रखा है। देखो तुम्हें क्या पूछा हुआ है कि तुम्हें फ्लक्स बताना है कि एक तो ये इसका जो सर्कुलर बेस है इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा, दूसरा पूछा हुआ है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, एक देखो एक फिजिकल लाइक अगर हम देखें नॉर्मली फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमें क्या बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ये वाली यहाँ से एंटर करी, यहाँ से लीव भी कर गई, यहाँ से एंटर करी मतलब फ्लक्स पॉजिटिव, लीव कर गई फ्लक्स नेगेटिव, एंटर करी फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना ही नेगेटिव फ्लक्स है। इट मीन्स इस कंप्लीट हेमिस्फीयर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए भाई। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे करते हैं इसको। इसको करने का तरीका, एक चीज तो बहुत ही लाइक बेसिक सी बात है कि अगर मैं इस प्लेन सरफेस के थ्रू देखूं, प्लेन सरफेस मतलब मैं इस डिस्क वाला जो पोर्शन है इसके थ्रू देखूं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को एरिया वेक्टर चुनना होगा इसके लिए, मैं एरिया वेक्टर कैसे चुनूंगा, मैं इसके लिए एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से चुनूंगा, आउटवर्ड नॉर्मल 3D ऑब्जेक्ट है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, है ना। फाई थ्रू अगर हम बोलें कि इसके बेस सर्कुलर बेस के थ्रू मैं निकाल लूं, फाई थ्रू बेस क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो यहाँ पर ई वेक्टर अपना पॉजिटिव एक्स में, ए वेक्टर नेगेटिव एक्स में, तो इसीलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो कितना आ गया ये ओवरऑल माइनस ई पाई आर स्क्वायर। अभी अपना काम है कि फाई थ्रू कर्ड सरफेस जो है, कर्ड सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स और बताना है। कर्ड सरफेस मतलब ये वाला जो सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स निकालने की मैं क्या कर रहा हूँ ना भाई, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या करना है, जब भी 3D ऑब्जेक्ट आ जाए हमें एरिया लेना कौन सा होगा, प्रोजेक्शन एरिया लेना होगा। किसका, किसका प्रोजेक्शन एरिया, ये जो कर्ड सरफेस है इसका प्रोजेक्शन एरिया। बताया था ना, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, यहाँ पर ए कॉस थीटा क्या होता था, इट इज द प्रोजेक्शन एरिया अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जो एरिया प्रोजेक्शन आएगा इसका। तो इसके लिए क्या करो, ऐसा समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से हमने लाइट डाली, इस पे लाइट गिराई है इधर, है ना, लाइट गिराई है, तो मैं अगर वॉल पे देखूं मेरे को शेडो कैसे मिलेगी, दैट द एरिया ऑफ दैट शेडो इज प्रोजेक्शन एरिया। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको अगर वॉल पे अगर मैं शेडो गिराऊंगा इसकी, मैं इस तरह से शेडो गिराई, तो पीछे मेरे को क्या दिखेगा ना, पीछे मेरे को दिखेगा इस तरह से एक डिस्क टाइप बन जाएगी, बनेगी या नहीं, सोच के देखो, सोचो सोचो थोड़ा सा कि अगर तुम यहाँ से लाइट गिराओगे, कहाँ से लाइट गिराओगे, इधर से लाइट अगर तुमने फॉल कराई है और वॉल पे तुम प्रोजेक्शन देख रहे हो किसकी, एक कटोरी टाइप अपन ने रख रखा है, बोल टाइप, है ना, बाउल रख रखी है, तो बाउल का अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से एरिया दिखेगा या नहीं दिखेगा, सर्कुलर टाइप का। तो यही क्या है अपना, यही वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज प्रोजेक्शन एरिया। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोजेक्शन एरिया। ये प्रोजेक्शन एरिया हो गया, है ना, किसके लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए। और यही क्या हो गया, इसका एरिया वेक्टर क्या लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल ए वेक्टर। तो फाई थ्रू कर्ड अगर मैं लिखना चाहूँ ये हो जाएगा ई वेक्टर ई ए कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में और एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स में ही है। तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, पाई आर ई पाई आर स्क्वायर। फाइन नेट अगर मैं देखूंगा कंप्लीट ऑब्जेक्ट के थ्रू, दैट इज फाई थ्रू बेस प्लस फाई थ्रू कर्ड सरफेस, ये कितना आ रहा है 0, वो फिजिकली जो कि एकदम ठीक है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस हेमिस्फीयर में एंटर करी उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिट कर गई, इसीलिए नेट फ्लक्स क्या हो गया 0। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, प्रोजेक्शन एरिया वाला ही सवाल है। यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हें, एक कोन रखी हुई है, कोन रखी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है तुम्हें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है पॉजिटिव एक्स में, कोन की हाइट है एच, कोन का रेडियस है आर। देखो हमें क्या निकालना है, मैं अगर इस कोन को दो पार्ट में डिवाइड कर लूं, मैं इस कोन को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर लूं, तो इसके जो दो हाफ होंगे मुझे बताना है कि फ्लक्स कितना होगा लेफ्ट हाफ के थ्रू, कोन के लेफ्ट हाफ के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। दूसरा हो जाए कि फ्लक्स कितना होगा राइट हाफ के थ्रू, इसके लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। और ये बात तुम जानते हो इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए, क्यों 0, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन कोन में एंटर करी उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन एग्जिट कर गई, तो इसीलिए नेट फ्लक्स थ्रू कोन कितना हो जाएगा 0। चलो चेक करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से लाइट फॉल कराएंगे, लाइट फॉल करा रहे हैं, जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उधर से ही हमने लाइट फॉल कराई, और फिर हम इसकी कोन की क्या देखेंगे, शेडो देखेंगे वॉल पे जो बनी है। तो अगर तुम देखोगे ना इसकी शेडो, अगर तुम देखोगे, पहले मैं बना देता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ।
अगर तुम इस कोन की शेडो देखने जाओगे तो तुम्हें एक ट्राइंगल टाइप नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एक ट्राइंगल टाइप, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से एक ट्राइंगल टाइप नजर आएगा। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी r, और इसकी जो बेस होगा वो बेस होगा 2r। तो प्रोजेक्शन एरिया जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोजेक्शन एरिया में क्या लेने वाला हूँ? मैं प्रोजेक्शन एरिया लूंगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ओवरऑल लिखूं तो r इंटू एच आ जाएगा मेरा प्रोजेक्शन एरिया, है ना। अब दूसरी बात कि भाई जब हमने लेफ्ट हाफ और राइट हाफ के लिए एरिया वेक्टर कैसे लेंगे, तो देखो इधर जैसे ही तुम इसको कट कर दोगे दो हाफ में, तो लेफ्ट हाफ के लिए क्या लोगे एरिया वेक्टर? इस तरह से आउटवर्ड नॉर्मल, दोनों पार्ट को अलग अलग करके देख लो। यहाँ से काटा कोन के दोनों पार्ट को तुमने अलग अलग कर दिया। अब भूल जाओ कि ये वाला पार्ट है, राइट वाले पार्ट को भूल जाओ। तो तुम्हें क्या लगेगा कि इस वाले पार्ट का एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इस तरह से लेफ्ट वाले के लिए, और ई वेक्टर भी इसके लिए कुछ इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो लेफ्ट हाफ के थ्रू फ्लक्स कितना आ जाएगा? ई इंटू ए कॉस जीरो। ए क्या है इधर? अपना प्रोजेक्शन एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? ई इंटू आर इंटू एच। आज समझ में आई? ई इंटू आर इंटू एच। अब अगर मैं राइट हाफ के लिए देखूं, राइट हाफ के लिए अगर मैं देखूंगा, तो राइट हाफ को फिर से वैसे ही करो, कट कर लो। इसको तुम कट करोगे तो कट यहाँ से किया, और इस लेफ्ट हाफ को भूल जाओ। इस लेफ्ट हाफ को भूल जाओ, लेफ्ट हाफ को भूल गए तो तुम क्या देखोगे? कौन को तुमने कट किया? इस केस में एरिया वेक्टर तुम्हारा कुछ इस तरह से जाएगा, ए वेक्टर। और ई वेक्टर किधर जा रहा है तुम्हारा? इस तरह से इधर जा रहा है। तो राइट हाफ के केस में तुम फ्लक्स कैसे लिखोगे भाई, ये बता दो। राइट हाफ के केस में तुम फ्लक्स लिखोगे सर ई इंटू आर इंटू एच कॉस ऑफ 180 डिग्री। उसके लिए मैंने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। तो अगर मैं नेट फ्लक्स देखूंगा इस कोन के थ्रू, नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? फाई थ्रू लेफ्ट हाफ प्लस फाई थ्रू राइट हाफ। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा? जीरो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शन एरिया। तो हमें ये कोई इंक्लाइन प्लेन टाइप का दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू फेस ए सी एफ डी। ए सी एफ डी फेस देखे कौन सा है? ए सी एफ एंड डी। एक तो इस फेस के थ्रू फ्लक्स पूछा हुआ है, इस फेस के थ्रू फ्लक्स। और क्या पूछा हुआ है? ए बी ई डी, ए बी ई डी। इस फेस के थ्रू फ्लक्स पूछा हुआ है। और क्या पूछा हुआ है? बी सी एफ ई, बी सी एफ ई, इसके थ्रू फ्लक्स पूछा हुआ है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसके लिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले ए सी एफ डी, इसके लिए देखते हैं। इसके लिए मैं अगर मैं एरिया वेक्टर देखूंगा, मैं तुरंत बोल लूंगा कि इसका एरिया वेक्टर तो कुछ इस तरह से जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। तो इसका एरिया वेक्टर और ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? इसके ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। और इसका प्रोजेक्शन एरिया कितना आएगा? ये कंप्लीट एरिया जो भी है, और ये एरिया है कितना? बी इंटू सी। ये वाली साइड बी है, सिंस ये वाली साइड सी है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी? सी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू सी। तो फ्लक्स थ्रू ए सी एफ डी, फाई ए सी एफ डी, ये क्या हो जाएगा? माइनस ई इंटू ए। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ई वेक्टर और ए वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू बी इंटू सी। बी पार्ट पे आते हैं, ए बी ई डी। ए बी ई डी कौन सा फेस है अपना? ये वाला फेस है। तो इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह से बनाओगे, और ई वेक्टर क्या है? कुछ इस तरह से। तो ई और ए में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ए बी ई डी के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा? ए बी ई डी के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा अपना जीरो। फ्लक्स थ्रू ए बी ई डी इज जीरो। सी पार्ट, फ्लक्स थ्रू बी सी एफ ई, बी सी एफ ई। बी सी एफ ई के लिए प्रोजेक्शन एरिया के लिए थोड़ा सा विजुअलाइज करो। विजुअलाइज कैसे करेंगे कि यहाँ से तुम लाइट गिराओगे भाई, ई वेक्टर जिधर से आया, और यहाँ ये वॉल लगी हुई है, वॉल। वॉल पे शैडो तुम्हें क्या नजर आएगी? वॉल पे शैडो तुम्हें ये वाली ही नजर आएगी, इसी की तो शैडो नजर आएगी। तो वॉल पे तुम्हें कुछ इस तरह से शैडो नजर आएगी। तो बी सी एफ ई, इसका भी प्रोजेक्शन कितना एरिया हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बी इंटू सी। और इसका आउटवर्ड नॉर्मल कैसे देखोगे तुम? इसका आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह से देख लोगे प्रोजेक्शन एरिया का, है ना। और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा तुम्हारा? ई वेक्टर हो जाएगा। तो इसके थ्रू फ्लक्स तुम कितना बोल दोगे? इसके थ्रू फ्लक्स तुम बोलोगे सर ये होगा ई इंटू ए, ई इंटू ए कितना है? बी इंटू सी। क्लियरली यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में जितनी फील्ड लाइंस एंटर करी उतनी ही फील्ड लाइन एग्जिट करी। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू? नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई ए सी एफ डी प्लस फाई ए बी ई डी प्लस फाई बी सी एफ ई। तो ओवरऑल फ्लक्स कितना आ जाएगा अपने पास? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हुआ है कि हेमिस्फीयर ही था अपने पास। हेमिस्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स पूछा हुआ है ना। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ कि अगर ये छोटा सा एरिया डी ए ले लूँ,
तो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड जाएगा वो फील्ड कैसे जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, ई वेक्टर। और हमें पता है इसका एरिया वेक्टर भी क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ई वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फ्लक्स अगर मैं देखूं, मैं फ्लक्स नहीं बोलूंगा कि ये होगा सर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई और डी ए में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ई इंटीग्रल डी ए। ई को बाहर निकाल दिया, क्यों, ई तो कांस्टेंट ही रहेगा ना सरफेस पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो बाहर ही निकाल दिया। डीए इंटीग्रल डीए क्या देगा, पूरे कर्ड सरफेस एरिया पे ये तुम्हें क्या दे देगा, बताओ क्या देगा, ये तुम्हें देगा कर्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्ड सरफेस एरिया ये तुम्हें दे देगा इंटीग्रल डीए, है ना। क्योंकि हम ऐसे सारे डीए डीए को जोड़ते जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे डीए को जोड़ते जाएंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा इस कर्ड सरफेस का एरिया बन जाएगा ये, है ना। इस तरह से ये वाला पूरा एरिया बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना ई इंटू एरिया, कितना हो जाएगा ये, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, ई की वैल्यू भी रख दो इधर, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, के की जगह लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल ही है, क्यू इंटू 2 पाई। तो ओवरऑल फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना मिल गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो मेरे को ई वेक्टर क्या दे रखा है, ई वेक्टर इज E0 1 + x/L k कैप। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ चेंज हो रहा है, इट मींस इट इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और डायरेक्शन क्या है इसकी, के कैप मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नजर आएगा यहाँ पर, स्क्वायर के प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ। बात समझ में आ रही है। और इसका एरिया वेक्टर भी मैं कैसे लूंगा, आउटवर्ड नॉर्मल। ई वेक्टर भी क्या होगा इसका, सेम ही डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे पता है हर एक एक्स पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर एक एक्स पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स पे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेंगे। पहले इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पतली सी एलिमेंटल स्ट्रिप के थ्रू फ्लक्स कितना पास कर रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं अगर डी फाई लिखूं तो डी फाई हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सिंस ई और डी ए दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो इसीलिए मैंने ई डी ए लिख लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा E0 1 + x/L dA। इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप की लेंथ है L और इसकी थिकनेस है dx, दिस इज डी फाई। अगर मैं टोटल फ्लक्स पूछूं इस स्क्वायर फेस के थ्रू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दिस इज इंटीग्रेशन E0 L कांस्टेंट है तो पहले ही मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया उनको, हो जाएगा 1 + x/L इंटू डी एक्स। और कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूँ E0 इंटू एल and integration dx plus 1/L इंटीग्रेशन x dx। अब मेरा काम बचा कि इनकी लिमिट्स क्या जाएगी। भाई पहला एलिमेंट हम कैसे लेंगे, इधर लेंगे, पहला एलिमेंट इधर ही तो लेंगे, स्ट्रिप जो लेंगे। तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी हो गई, a। आखिरी एलिमेंट जो होगा वो हम लेंगे b पर, तो इसके लिए कितनी होगी वैल्यू x की, a + l। तो लिमिट मेरी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, x की वैल्यू a से लेकर a + l तक, x की वैल्यू a से लेकर a + l तक। तो इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे ये होगा फाई इज टू E0 L और इंटीग्रेशन dx बन जाएगा x। लिमिट रखोगे तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, a + l - a दैट इज l प्लस x dx होता है x²/2, तो ये 1/2l मैंने यहाँ पे लिख लिया। और ये हो जाएगा फिर अपर लिमिट रखूंगा तो 1 की जगह ये हो जाएगा a + l का स्क्वायर माइनस a², ये बन जाएगा मेरे पास। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस, अगर जैसे भी हमें ऑप्शन गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक डिस्क दे रखी है और तुमने एक इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है डिस्क के सेंटर पे, डिस्क की एक्सिस कह लो, सेमी इनफाइनाइट बोल दो। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है, हमें क्या निकालना है कि डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। तो एक बार याद करो सेमी इनफाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट क्या था, कि अगर ये कोई सेमी इनफाइनाइट वायर है इस तरह से, पॉजिटिव 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 चार्ज डेंसिटी, इस पॉइंट पर जो मैं फील्ड लिखता था, दैट इज अगर ये मान लो ये पॉइंट r डिस्टेंस पर है, मैं फील्ड कैसे लिखता था कि एक तो वायर के परपेंडिकुलर होता था k λ/r, एक वायर के पैरेलल होता था k λ/r। दो कंपोनेंट होते थे ना, k λ/r k λ/r। तो यहाँ पर भी अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो किसी भी डिस्टेंस पे गए हम, लेट्स से इस पॉइंट पर हम गए वायर से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर,
ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कंपोनेंट क्या आएगा, एक तो परपेंडिकुलर आएगा वायर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये हो गया मेरा। ठीक है, और ये होगा कितना, के लेमडा अपॉन आर। और एक वायर के पैरेलल आएगा, ये भी कितना हो जाएगा, के लेमडा बाय आर। अब इसमें तुम अगर एक डिस रिंग देखो, रिंग, अगर मैं ये रिंग देखूं जिसकी थिकनेस कितनी है, ये रिंग बना लो, ये थोड़ी थिक रिंग है अपने पास, थिक रिंग है, इसकी थिकनेस डी आर मान ले, तो इस डी आर रिंग पे हमेशा फील इस तरह से ही रहेगा। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है, इस रिंग की थिकनेस है डी आर। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस रिंग के थ्रू फ्लक्स देखूंगा, रिंग के थ्रू फ्लक्स, रिंग के थ्रू फ्लक्स, पहले तो रिंग का एरिया वेक्टर ही देख लो। तो रिंग का एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, या डिस्क का एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल ए वेक्टर। तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है ये जो ए वेक्टर है और ये जो के लैम्डा बाय आर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस वाले के लैम्डा बाय आर की तरह वजह से तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। ओवरऑल फ्लक्स जो आएगा इस वाले के लैम्डा बाय आर की वजह से आएगा, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मैं स्मॉल फ्लक्स बोलूं, जो मैंने डिस्क ली है एलिमेंटल डिस्क, उसके थ्रू जो स्मॉल फ्लक्स होगा दैट इज ई इंटू डी ए और कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो ई हो गया कितना, के लेमडा बाय आर, और इस एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ दैट इज 2 पाई आर इंटू इट्स थिकनेस डी आर। तो ये हो गया, के की वैल्यू भी रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई लेमडा इंटू डी आर। कितना आ गया ये, लेमडा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर। नेट फ्लक्स क्या बोलोगे तुम, नेट फ्लक्स बोलोगे कि सर डी फाई का इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। डी आर में हम आर की लिमिट डालेंगे, तो पहला एलिमेंट लूंगा मैं आर इज इक्वल टू 0 पर, और लास्ट एलिमेंट कब लूंगा मैं, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे। तो लिमिट इज फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल आर। तो फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स थ्रू डिस्क, फ्लक्स थ्रू डिस्क आ गया अपना लेमडा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज गॉस लॉ। ओके, थैंक यू।